स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर कभी भी कोई प्राइम नंबर यानी रूट के अंदर कभी भी कोई अभाज्य संख्या आएगी वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, रूट के अंदर 3 लेते हैं। रूट के अंदर 3, रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा प्रूफ होता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए चलेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे करने के लिए जो आप लोग करिएगा। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड मैच करते हुए पूछे जाते हैं। तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसकी प्रूविंग पर हम चलेंगे। सपोज करते हैं इस क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जिसको हमको कोई चीज प्रूव करना है उसके बिल्कुल रिवर्स प्रूव करते हैं। तो हमको प्रूव करना है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि चलो ठीक है, यदि पॉसिबल है तो रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना स्टूडेंट। प्रूफ में इसके माना यदि संभव है तो रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहा नहीं, हम अपरिमेय संख्या सीधे नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। हमने मान लिया कि जो रूट 3 है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो every rational number can be explained in the form of p by q where p and q are t and q is not equal to 0। तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम एक्सपेंड कर पाएंगे p by q के रूप में। ठीक है ना स्टूडेंट। रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो रूट 3 को परिमेय के रूप में लिख भी तो सकते हैं। परिमेय क्या कहती है कि हम उसको p by q के रूप में लिखें। रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब रूट 3 को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। और अभी अपने डेफिनेशन बताइए, p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। वेयर जहां p व q कैसे हैं, को प्राइम यानी सह अभाज्य। सह अभाज्य और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट। इन्होंने कहा रूट 3 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। हमने माना यदि संभव है तो रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय उन्होंने बोला, हमने मान लिया परिमेय संख्या है। फिर अगर परिमेय संख्या है तो रूट 3 को हम p by q के रूप में बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यही परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। जहां p और q क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, और q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ इतना किया है। अब इसको हम बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। ये बताओ कि रूट 3 बराबर क्या है, p by q। रूट 3 बराबर अगर p by q है तो q इस तरफ आएगा तो रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 3 इंटू क्यू बराबर p। अब दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, क्यू का स्क्वायर q, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अगर 3 को हमने किसी पूर्णांक से गुणा किया और p स्क्वायर आ गया, इसका मतलब 3p स्क्वायर का गुणनखंड है। ये तो हम छोटी कक्षा में पढ़ गए कि अगर 3 गुणे 4 बराबर 12 है तो 3 और 4 दोनों ही 12 के गुणनखंड होते हैं। अगर 3 गुणे 4 बराबर 12 है तो 3 और 4 दोनों ही 12 के गुणनखंड होते हैं। ये तो हम छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है ना स्टूडेंट। तो 3 को क्यू स्क्वायर से गुणा किया, क्यू स्क्वायर पूर्णांक है, 3 और क्यू स्क्वायर का गुणा पी स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब 3 जो है पी स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3 अगर पी स्क्वायर का गुणनखंड है, 3 एक चूंकि प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो वही अभाज्य संख्या पी का भी गुणनखंड होगी। ध्यान रखिए, हम अभाज्य बोल रहे हैं कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो वही अभाज्य संख्या पी का भी गुणनखंड होगी। एक थ्योरम है जिसका प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है आप लोगों के, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ उसका जो है स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर या किसी भी संख्या के स्क्वायर का गुणनखंड है, यानी कोई भी प्राइम नंबर पी स्क्वायर का गुणनखंड है, तो वही प्राइम नंबर पी का भी गुणनखंड होगा। इसका मतलब स्टूडेंट 3 क्यू का गुणनखंड होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। 3 अगर क्यू का गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि 3 को हम किसी पूर्णांक से गुणा कर रहे होंगे, 3 को किसी पूर्णांक के से गुणा कर रहे होंगे। ये क्या है? पूर्णांक है, तो हमको क्या मिल रहा होगा? क्यों? तो छोटी सी चीज है बिल्कुल। अगर 3 को किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे क्यों मिलेगा, तभी तो 3 और के दोनों ही क्यू के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड है क्यू का, इसका मतलब 3 गुणे पूर्णांक बराबर क्यू मिल रहा होगा। अब दोनों बच्चों में स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट हम। अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? या थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, जो ऊपर समीकरण थी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया। थोड़ा सा स्टूडेंट गलती हो गई यहाँ पर। 3 पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो 3 पी का भी गुणनखंड होगा। यहाँ पर पी आना चाहिए, ये पी है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर हम पी की वैल्यू उठाकर रख देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये पी की वैल्यू जो इसमें रखेंगे तो 3q स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, पी की वैल्यू क्या है? 3k और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं। अब 3 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 3q स्क्वायर, लिखा रहने देते हैं इसको। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक। अब क्यू स्क्वायर बराबर 3 गुणे k स्क्वायर हो गया। फिर वही चीज यहां पर देखना है, 3 को हमने किसी संख्या किसी पूर्णांक से गुणा किया और क्यू स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब 3 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। 3 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब 3 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है और 3 प्राइम नंबर है, तो अभी हमने कहा कि अगर प्राइम नंबर क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो वही प्राइम नंबर क्यू का भी गुणनखंड होगा। इसका मतलब 3 क्यू का भी गुणनखंड होगा। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं स्टेटमेंट ए मान लेते हैं। इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं स्टेटमेंट बी। यानी स्टेटमेंट ए और बी को हम एक साथ पढ़े। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? 3 पी का गुणनखंड है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? 3 क्यू का भी गुणनखंड है। स्टेटमेंट ए और बी को जो हम कोरिलेट करें एक दूसरे से तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या निकल के आता है? स्टेटमेंट ए और बी से स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दोनों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि 3
पी व क्यू दोनों का गुणनखंड होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, 3 पी और क्यू दोनों का ही गुणनखंड होगा। स्टूडेंट 3 पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है। अगर 3 पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है, 3 पी व क्यू दोनों का गुणनखंड है, तो इसका मतलब पी और क्यू कोप्राइम कैसे हो गए? पी और क्यू तो सहअभाज्य तभी होंगे जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के सिवा ना हो, यानी 1 के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, यानी उसका HCF 1 मिले। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? पी और क्यू कोप्राइम नहीं है, पी व क्यू सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है। अब पी और क्यू सहअभाज्य नहीं है दोस्तों, पी और क्यू सहअभाज्य नहीं है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है? पी और क्यू सहअभाज्य है। यहां से क्या मिला? कंट्राडिक्शन। क्या मिला? अपवाद। क्या मिला? यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल गया है। ठीक है ना, जो हमने मान के चला वही, जो हम मान के चले वही गलत आ गया। यहां मान के चले पी और क्यू सहअभाज्य, यहां क्या मिल गया? पी और क्यू सहअभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब जो हमारे स्टेटमेंट शुरुआत वाला है ये गलत मान लिया है हमने। गलत मान लिया का मतलब जो हमने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत मान लिया है। इसका मतलब √3 क्या होनी चाहिए? √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। कितना मिनट का हुआ देखिए, इसमें क्या कहानी है।